नमस्कार, मैं हूं तमन्ना महाजन और आप देख रहे हैं वेक अप जिंदगी। तो आखिर क्या वजह है कि आखिर इतने ट्रेन हादसे होते हैं, और जबकि ट्रेन एक बहुत ही सेफ माना जाता है कि इससे सफर करना सस्ता तो पड़ता ही है और साथ ही साथ सेफ भी होता है, लेकिन क्या वजह है कि एक के बाद एक ऐसे ट्रेन हादसे जो हैं सामने आते हैं और कितने लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट राजकुमार सिंह जी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। सर, यही सवाल आपसे करना चाहूंगी कि क्या वजह हो सकती है, किसकी लापरवाही है? ठीक है तमन्ना, जैसा कि आपके रिपोर्टर ने बताया कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जो वाकई जो कारण रहा होगा उसका पता तो जांच के बाद चल पाएगा, लेकिन मोटे तौर पे माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं, और जो आपने लिस्ट अभी गिनाई किस तरह के हादसे पिछले 2-3 महीने में हुए हैं, वो ये जरूर बताती है कि भारतीय रेलवे में तमाम तरह के प्रचार और दावों के बावजूद यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए शायद उतने कदम नहीं उठाए गए जितने कदम उठाने की जरूरत थी। दो मोटे तौर पर जो कारण बताए जाते हैं, और आमतौर पर हमने देखा भी है कि सर्दियों के दिनों में इस तरह की दुर्घटनाएं ज़्यादा होती हैं। तो उसके जो दो ही कारण होते हैं, एक तो फॉग, कोहरे की वजह से, और दूसरा जो पटरियां हैं वो हमारी पुरानी है, उनके स्वभाव में या उनकी अवस्था में सर्दियों के दिनों में थोड़ा फर्क आता है। लेकिन ये कोई नई चीज़ नहीं है, सर्दियां हर साल आती हैं, ये कारण जो है सदाबहार हैं। तो उन कारणों से निपटने का कोई ठोस कदम अभी तक शायद नहीं उठाया गया, इसके चलते इस तरह के हादसे हो रहे हैं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, और शायद ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि सुरेश प्रभु के रेल मंत्री बनने के बाद सुरेश प्रभु की छवि बहुत कर्मठ और प्रभावशाली व्यक्ति की रही है। मतलब वो काम में यकीन रखते हैं, लेकिन आप दुर्भाग्य कहेंगे या व्यवस्था की विडंबना कह लीजिए कि उनके रेल मंत्री बनने के बाद भी रेल का जो किराया ढांचा है, ढुलाई का जो माल भाड़े का जो ढांचा है, उसमें तो लगातार बढ़ोतरी की जाती रही है, चाहे वो सर्च प्राइजिंग हो या सेस लगा के किया गया हो या बाकी तरह से वृद्धि की गई हो। लेकिन जो रेल सुविधाओं की बात है, रेल सुरक्षा की बात है, उसमें अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। क्योंकि हमारे जो संवाददाता हैं प्रभात, वो एक बार फिर से घटनास्थल पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभात, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल क्या खबर मिल रही है, कहाँ तक राहत कार्य चल रहा है और कौन कौन वहां पर मौजूद है? प्रशासन का कोई अधिकारी वहां पर आया है? प्रशासन की तरफ से क्या कुछ मुहैया कराया जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर राहत कार्य की बात की जाए तो यहाँ पर प्रशासन जो है वो पूरी तरह से कमर कसे हुए है, क्योंकि जो हादसा हुआ था वो रात के अंधेरे में हुआ था। जैसे जैसे सूरज ऊपर आया है और रोशनी हुई है, उसके बाद से प्रशासन ने फुर्ती दिखाई है। फिलहाल यहाँ पर अगर राहत की बात की जाए तो रेलवे प्रशासन की तरफ से भी राहत कार्य जारी है और कानपुर देहात का जो प्रशासन है उसकी तरफ से भी राहत कार्य जारी है। और जो आसपास की जो एनजीओ है, जो भी संस्थाएं हैं, वो भी यहाँ लगी हुई है, क्योंकि जो बोगियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई थी उनको लगातार उतारने का प्रयास किया जा रहा है जेसीबी की मदद से। फिलहाल जो अगर मृतकों की बात की जाए तो जो प्रशासन है वो तकरीबन 35 से ऊपर 35-40 लोगों की मौत की बात कर रहा है, और अभी भी जो बोगी हटाई जाती है उसके अंदर से डेड बॉडीज निकल रही है। फिलहाल ये आंकड़ा अभी यही नहीं रुकेगा, अभी काफी आगे तक जा सकता है। लेकिन जो गंभीर रूप से घायल है उनको इलाज के लिए तुरंत कानपुर रेफर किया जा रहा है, और वही जो नॉर्मल रूप से घायल है उनको यहीं पर फर्स्ट एड की व्यवस्था की गई है। उसके बाद उनको जहां भी जाना है उसके लिए रोडवेज बसों की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जो यहाँ से नेशनल हाईवे से आपको जहां जाना है वहां की ओर मूव करा देगी। जी प्रभात, घटना के कारणों का कुछ पता चल पाया है? जी देखिए, घटना के कारणों का अभी पूरी तरह से पता नहीं चल पाया है, क्योंकि जो लोग बैठे हुए थे उनका साफ कहना है कि एक खट आवाज हुई, उसके बाद पता ही नहीं चला कब क्या हो गया और सब अंधेरा अंधेरा सा हो गया। ये पता करने लोगों का कहना है कि जो यहाँ के अधिकारी हैं उनका कहना है कि एक जो पाइप है वो नीचे उतरी है, उसके बाद से एक दूसरे के ऊपर चढ़ती चली गई और ये हादसा हुआ। जी, और प्रभात, आपसे जानना चाहेंगे, सुरेश प्रभु की तरफ से ट्वीट किया गया है कि जो भी इसके पीछे जिम्मेदार होगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल क्या कहना है प्रशासन का इस बारे में? जी, प्रशासन से मेरी बात हुई है तो उनका जो डीएम है उनका कहना है कि अभी प्रायोरिटी है कि जो लोग सुरक्षित हैं और जो घायल हैं उनको सुरक्षित करा जाए, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, उनको उनकी जान बचाई जाए। फिलहाल जो रेलवे की है जो जांच करने का है वो अपनी कार्रवाई में जुट गए हैं और जांच में लगे हुए हैं। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से सख्त कार्रवाई होगी। किसकी गलती है, क्या है, इसकी भी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। जी, और घायलों को उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया है? जी बिल्कुल, जितने भी घायल हैं यहाँ पर कानपुर देहात में जो 108 की एम्बुलेंस है, कानपुर शहर यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ की जो एम्बुलेंस है, आसपास की जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, सभी की एम्बुलेंस यहाँ पर आ गई है और लगातार घायलों को ले जाने का कार्य बदस्तूर जारी है। जी।
जी प्रभात, आप बने रहिए हमारे साथ और अपडेट लेते रहिएगा इस खबर पर। और हम आप अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि जो खबर हमें मिल रही है वो ये है कि 50 लोग इस पूरी घटना में मारे गए हैं, जबकि 100 का आंकड़ा जो है वो घायलों ने छू लिया है। 100 से ऊपर घायलों की संख्या हो गई है, जिनको नजदीक के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। और एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। उस हेल्पलाइन नंबर के जरिए आप ये पता कर सकते हैं कि अगर कोई आपका अपना उस ट्रेन में सफर कर रहा था तो वो कहाँ है, कैसा है और किस हाल में है। एक बार फिर से रुक करते हैं राजकुमार सिंह जी का। राजकुमार सिंह जी, जैसा कि आप कह रहे थे कि फॉग, लेकिन अभी तो शुरुआत हुई है, तो फॉग एक कारण हो सकता है इस डिरेलमेंट का? नहीं, मुझे नहीं लगता फॉग कारण रहा होगा। मैं ये कह रहा था कि सर्दियों के दिनों में जो दुर्घटनाएं अचानक बढ़ जाती हैं, उसके दो कारण मोटे तौर पे माने जाते हैं। एक, जब कोहरा बढ़ता है, दूसरा सर्दी जब ज्यादा बढ़ती है तो पटरियों की अवस्था में थोड़ा सा परिवर्तन आता है, ऐसा जानकारों का कहना है। लेकिन दोनों कारण ऐसे हैं जो नए नहीं है, हर साल आते हैं और इनसे निपटने के लिए कदम उठाने की बात भी कही जाती है। लेकिन न तो रेल पटरियों का आधुनिकीकरण होता है और न कोहरे से पार पाने के लिए जिस तरह के मैकेनिज्म और सिस्टम उसमें लगना चाहिए, उसकी कोई व्यवस्था अभी तक हुई है। मैं दूसरी बात एक और जो कह रहा था कि जिस तरह की रेल दुर्घटनाएं हमारे यहाँ होती है, दुर्घटनाएं हर देश में होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ समस्या यह है कि दुर्घटनाओं के बाद जांच के आदेश दिए जाते हैं। उस जांच में क्या रिपोर्ट आई, किसका दोष था, उसको क्या सजा मिली, उस दुर्घटना की जांच रिपोर्ट के निष्कर्षों से हमने क्या सबक लिया, क्या सुधार किए, इस तरह की कोई जानकारी न तो बाहर आती है और ज्यादातर माना यह जाता है कि उन पर कहीं कोई कदम नहीं उठाया जाता। अभी दुर्घटना हुई, हमारी प्राथमिकता चाहे रेलवे प्रशासन हो, चाहे नागरिक प्रशासन हो या सामाजिक लोग भी हों, यही होनी चाहिए कि घायलों को जल्द से जल्द और बेहतर से बेहतर इलाज मिले और बाकी लोगों को, जो उनके परिजन हैं, जो प्रभावित परिवार हैं, उनके साथ जो भी मदद हो सकती है। लेकिन उसके बाद तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम दुर्घटना से सबक सीखें, उस तरह के कदम उठाएं कि दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। दुर्भाग्य है कि सरकारें बदलती रही, रेल मंत्री बदलते रहे, दावे होते रहे, लेकिन जो अपेक्षित कदम उठाए जाने चाहिए थे वो सुरेश प्रभु जैसे व्यक्ति के आने के बाद भी उस रफ्तार से नहीं उठाए जा रहे हैं, और अगर उठाए भी गए हैं तो उनके परिणाम कम से कम हमको नजर नहीं आते। तो ये दुर्घटना इस मायने में ज़्यादा दुखद है कि मृतकों का आंकड़ा अभी तक आप 50 बता रहे हैं, लेकिन जो जिस तरह की जानकारी दी जा रही है कि 2 या 3 कोच एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए हैं, तो बड़ा डरावना आंकड़ा हो सकता है, आंकड़ा बढ़ भी सकता है और घायलों की संख्या भी बढ़ सकती है। जिस तरह की हम लोगों ने देखा है कि हमारे यहाँ रेलों में जो निर्धारित संख्या है कोच की सीटों की, उससे कहीं ज़्यादा लोग बैठे होते हैं, तो इस आंकड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है। सबक लेना चाहिए। फिलहाल जितनी राहत दे सकते हैं, बचाव कार्य हो सकते हैं, मुआवजे की प्रक्रिया है वो तेज होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा जरूरी कदम यह है कि इस तरह की दुर्घटनाओं को अगर पूरी तरह नहीं रोका जा सकता तो कम से कम करने की कोशिश होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अगर आप कोई व्यवस्था ऐसी कर दें तो उससे तकनीकी कारणों से भी होने वाली दुर्घटनाएं रुक सकती हैं, और जो मानवीय भूल के कारण हो सकती हैं उन कारणों को भी दूर किया जा सकता है। जी, और एक और चीज़ राजकुमार सिंह जी जो आपसे कहना चाहूँगी, एवरेज मतलब मिडिल क्लास या फिर लो मिडिल क्लास, उनके लिए सबसे सेफ और सबसे जो इकोनॉमिकल सफ़र रहता है वो ट्रेन का ही रहता है। ऐसे में ट्रेन की क्रेडिबिलिटी, क्योंकि लोग तो सफ़र करेंगे ही चाहे जितनी मर्जी घटना हो जाए, ऐसे में क्रेडिबिलिटी कहीं ना कहीं इस वाहन की ख़त्म हो जाती है। तमन्ना, मुझे लगता है कि आपने 2 कारण बताए कि एक तो सस्ता रहता है, दूसरा सुरक्षित रहता है। सस्ते वाली बात तो जायज़ है, आज तक बनी हुई है तमाम महंगाई के बावजूद। अन्य परिवहन के साधनों के मुकाबले रेलवे बहुत सस्ती पड़ती है, लेकिन सुरक्षित शायद उतनी नहीं है। अगर आप दुर्घटनाओं का आंकड़ा देखें तो रेल दुर्घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, कम नहीं हो रही। तीसरी एक जो बड़ा कारण है रेल परिवहन के इस्तेमाल का, वो ये है कि बहुत सारी जगह जो लंबी दूरी पर अगर आपको यात्रा करनी है तो एक ही सीधा कोई साधन आपको नहीं मिलता है। आप बस से जाएंगे, सड़क मार्ग से जाएंगे तो बार बार आपको बदलना पड़ेगा, और जरूरी नहीं है कि कनेक्टिविटी के हिसाब से आपको मिल जाए। तो रेलवे सस्ता है, सुविधाजनक इस मायने में है कि सीधी यात्रा का मौका आपको मिलता है, लेकिन वो सुरक्षित भी बना रहे, इसके लिए सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे। और तीसरी बात जो आपने कही थी कि जो गरीब तबका है और जो मध्यम वर्ग का तबका है, वो इस परिवहन के माध्यम का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है, और हमारी जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसको भी उतना ही सुरक्षित बनाया जाए जितने के साधन दूसरे परिवहन के हमने सुरक्षित बनाने की कोशिश की है।
बिल्कुल, और जैसे कि आपने भी कहा कि सुरेश प्रभु एक बहुत ही काबिल मिनिस्टर माने जाते हैं, और जब ये रेल बजट आया था तब भी उनके रेल बजट को लेके काफ़ी ज़्यादा जो पॉजिटिव चीज़ें थी वो सामने आई थी, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों की जान की कीमत जो है वो बहुत हल्की कर देते हैं। देखिए, ये समझ बात में आता आपकी है। सही है। सुरेश प्रभु मोदी सरकार के उन मंत्रियों में से हैं जिनकी काबिलियत में शायद विपक्ष ने भी कभी सवाल नहीं उठाया। बिल्कुल। चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ऊर्जा मंत्री थे तब, ऊर्जा का क्षेत्र हो, या रेलवे मंत्री बनने के बाद रेलवे की बात हो, कुछ सुधार हुए रेलवे में, और ऐसे सुधार हुए जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि आप ट्वीट करें और आपकी समस्या चलती हुई रेल में हल हो जाए, या जो भी पहला स्टेशन पड़े वहां आपकी समस्या का समाधान हो जाए। कुछ सुधार हुए हैं जिनकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, लेकिन उसके बावजूद जो मूल समस्याएं हैं, रेलवे का समय से चलना, आज भी ज्यादातर ट्रेनें, और आम ट्रेनों की बात नहीं कर रहा मैं, शताब्दी और राजधानी जैसी ट्रेनें भी विलंब से चलती हैं, उनमें भी खान पान की व्यवस्था में कोई सुधार नहीं है। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है कि रेल यात्रा सुरक्षित तो बने, उसको कम से कम रेल मंत्री को अपने टॉप प्रायोरिटी पर रखना चाहिए। और अब क्योंकि रेल बजट अलग से नहीं आएगा, तो मुझे लगता है शायद उनकी कुछ सीमाएं बढ़ जाएं बजटीय प्रावधानों के संदर्भ में, तो वित्त मंत्री को ध्यान रखना होगा रेलवे की जितनी जरूरतें हैं उनको प्राथमिकता में रखा जाए, उसमें कटौती कम से कम की जाए, क्योंकि रेलवे आज भी भारत जैसे बड़े देश में परिवहन का सबसे बड़ा माध्यम ही नहीं है, सबसे सस्ता, सहज, सुलभ और रोजगार देने वाले भी सबसे बड़ा माध्यम है। बिल्कुल तो सही ये कहा हमारी आपने। प्राथमिकता में रहना चाहिए, उसमें जो सुधार अपेक्षित है वो भी हमारी प्राथमिकता में रहनी चाहिए। चलिए राजकुमार जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे इस बारे में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल घटनास्थल से हमारे संवाददाता प्रभात, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ताज़ा अपडेट जो है, पल पल की अपडेट जो है इस खबर से बनी हुई, वो हम अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। देश में नोटबंदी के बाद आज 12वां दिन है, आज रविवार है, आज तमाम बैंक बंद रहेंगे, लिहाजा पैसे के लिए आज जरूरतमंदों के लिए सिर्फ और सिर्फ एटीएम का ही सहारा है। नोटबंदी के इतने दिन गुजर जाने के बाद भी आम आदमी की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। तमाम बैंकों और एटीएम के आगे पहले की ही तरह लंबी लाइनों के लगने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। लोग घंटों एटीएम और बैंकों के आगे गुजारने को मजबूर हैं। अभी भी नकदी निकालने या पाने वालों की तादाद मायूस होकर लौटने वालों से बेहद कम है। सरकार ने बीते 12 दिनों में नियम कायदों में कई दफा बदलाव भी किया है, लेकिन ये नाकाफी ही साबित हो रहा है। लोगों की मुश्किलें जस की तस बनी हुई हैं। और एक बार फिर से रुक करते हैं राजकुमार सिंह जी का। जिस तरह से नोटबंदी को लेकर कई बार नियम बदले जा रहे हैं, कई बार कोई नियम आ रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को मुझे लगता है सहूलियत से ज़्यादा परेशानी भी उठानी पड़ रही है। और दूसरी बात ये आपसे पूछना चाहूँगी कि आज क्योंकि रविवार है, आज बैंक बंद रहेंगे, एटीएम का ही सहारा है, लेकिन उसके बावजूद ज़्यादा जो लोग हैं वो इस फैसले के साथ हैं। ये दोनों चीज़ें बहुत ही कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। देखिए, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ज्यादातर लोग साथ हैं, इस आंकड़े का आधार क्या है। लोग साथ इस मुद्दे पर हैं कि देश में जो काला धन है वो काला धन समाप्त हो। इस मुद्दे पर ज्यादातर लोग नहीं, शायद पूरा देश साथ होगा, सिवाय उन लोगों के जिनके पास काला धन है या जो काले धन के कारोबार से जुड़े हुए हैं। लोग फैसले के साथ हैं, लेकिन जिस तरह से उस फैसले को क्रियान्वित किया गया है उससे लोगों को सहूलियत किसी को नहीं हुई, सिवाय मुश्किलों के। आप देखिए कि 12 दिन में कम से कम सरकार के 24 प्रावधान बदले जा चुके हैं। यानी हर दिन आप दो अपने फैसले मीन्स जो उस पर फैसले को अमल करने के जो तौर तरीके उनको बदल रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि आपने जो तरीका तय किया उस तरीके में बहुत सारी गलतियां थी, और आप फैसले को लेकर आपके मन में कोई भ्रम ना हो, दिग्भ्रम ना हो, लेकिन उसके अमल को लेकर के आप सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन के शिकार हैं। ये मोटे तौर पर जब सरकार का फैसला आया 8 तारीख की रात को, उसके बाद 11 तारीख से शादियों का सीजन शुरू हो जाता है, और जब फैसला आया लगभग उसके साथ ही रबी की बुवाई का सीजन शुरू हो जाता है। किसानों को भी पैसे की जरूरत थी, जिन परिवारों में विवाह है उनको भी पैसे की जरूरत थी, लेकिन सरकार को 1 हफ्ते बाद सुध आती है कि किसानों के लिए, विवाह वाले परिवारों के लिए भी कुछ करने की जरूरत है। और जो कुछ किया गया वो कितना नाकाफी है उसको देखिए आप, कि किसानों का जो ज्यादातर लेन देन होता है कोऑपरेटिव बैंक्स के थ्रू होता है, उसमें आपने नकदी का लेन देन या जो बदलवाने का सिलसिला है बंद कर दिया। आपके कारण हो सकते हैं, हम नहीं मानते कि कोई अकारण सरकार ने किया है लोगों को परेशान कर, लेकिन ये आपको इतनी देर से क्यों समझ में आया?
समझ में आया, आपने कदम उठाया, तो उसका कोई वैकल्पिक तरीका क्यों नहीं बताया? और ये जो फैसला भी हुआ, चाहे विवाह के लिए 2.5 लाख रुपए तक की निकासी का हो या किसानों को क्रेडिट कार्ड के जरिए 25,000 की निकासी का हो, आपको ताज्जुब होगा कि फैसला होने के 2 दिन बाद तक बैंकों में फैसले की जो ऑफिशियल सूचना है वो नहीं पहुंची। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने उस पर अमल शुरू नहीं किया। यही हालत एटीएम्स की है। आपने कहा कि आज संडे है, बैंक बंद रहेंगे, अच्छा होता कि बैंक एक संडे और भी खुल जाते, कोई समस्या नहीं आती। ठीक है, वर्कलोड बढ़ता है, वो भी इंसान है, उनकी भी सीमाएं हैं, लेकिन हमें व्यापक जनता के हितों की भी सोचनी चाहिए। अगर आपने बैंक बंद रखे, ठीक है, एटीएम्स का हाल यह है कि देश में मोटे तौर पर लगभग 2 लाख एटीएम है, और आपको ताज्जुब होगा कि आज 12 दिन बाद भी, मैं 10 दिन बाद का आंकड़ा बता रहा हूं, कुल 22,500 एटीएम ऐसे हैं जिनको कन्फिगर किया जा सका है कि नए 2000 के नोट के साथ वो काम कर सके। ये क्या रफ्तार है आपकी? तो एटीएम के सहारे संडे को लोग कैसे अपने मतलब बाकी काम काजों को कर पाएंगे, पैसे कैसे निकाल पाएंगे? तीसरी बात जो मुझे लगता है कि फैसला लेने के समय चूक हुई, एटीएम, ठीक है, आज भी देश की बड़ी आबादी, आप मान के चले मोटे तौर पर 60-70% लोग ऐसे हैं जो शायद एटीएम का इस्तेमाल नहीं करते। फिर भी 30% लोग जो एटीएम का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए बड़ी राहत हो सकती थी अगर आप एटीएम को पहले कॉन्फ़िगर कर देते फैसला लागू करने से। सरकार की तरफ से एक तर्क आया कि लोगों को शक हो जाता कि कोई बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मान लिया आप 2000 के नोट का डिजाइन वैसा कर लेते जो 1000 के नोट का था, तो इन एटीएम्स को कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं पड़ती। कॉन्फ़िगर का मतलब यह है कि आपको नोट के साइज के हिसाब से उस बॉक्स का साइज बनाना पड़ता है जिसमें वो नोट काम करता है। तो ये काम आप पहले क्यों नहीं कर सकते? अगर नहीं कर सकते थे तो 2000 के नोट का डिजाइन वैसे का वैसा रखने में क्या समस्या आ रही थी? उससे तो डिजाइन कॉपी नहीं होता, उससे तो नोट नकली नहीं बन जाता। तो कहीं ना कहीं सरकार ने फैसला अच्छा लिया, लेकिन उस फैसले पर अमल का जो तरीका है वो लगातार दोषपूर्ण है और उसमें सुधार के साथ साथ नए नए दोष सामने आ रहे हैं। तीसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं कि इस सबके बावजूद एक अजीब तरह की स्थिति यह है कि आप जब कमियां गिनाते हैं तो ये माना जाता है कि आप सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, हमें फर्क करना होगा, सरकार की मंशा सही है, तरीका गलत है। तो जो लोग तरीके की गलतियां उजागर कर रहे हैं, उसको सवाल उठा रहे हैं, उसको सरकारी तंत्र हो या राजनीतिक दल में बैठे हुए उनके समर्थक लोग हों, उनको सही परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए। हम भी जनता के हित की बात कर रहे हैं, सरकार भी जनता का हित करना चाहती है, तो सरकार की मंशा ये होनी चाहिए और उससे जो सहानुभूति रखने वाले लोग हैं उनकी भी मंशा होनी चाहिए कि लोगों की जो मुश्किलें हैं वो दूर हों, जल्दी से जल्दी दूर हों। 12 दिन कम नहीं होते हैं। लोग अपना ही पैसा निकालने के लिए, तो उनकी मेहनत की कमाई है, वो रोज जद्दोजहद कर रहे हैं, 4 घंटे लाइन में लग रहे हैं, 6 घंटे लाइन में लग रहे हैं, फिर भी पता चलता है जब आपका नंबर आया तो कैश खत्म हो गया। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति है। भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश के लिए, जिसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था हो या परिपक्वता की बात हो या सिस्टम की बात हो, बाकी दूसरे देश दुहाई देते हैं, हमसे सीखते भी हैं। अगर हमारे यहाँ इस तरह के हालात पैदा होंगे कि 12 दिन से देश लाइन में लगा हुआ है, एक जुमला आजकल सोशल मीडिया पर चल रहा है, देश बन रहा है। देश तब बनता है जब लोग अपने अपने क्षेत्र में अपनी पूरी क्षमता से ईमानदारी के साथ काम करते हैं। लाइनों में लग के देश नहीं बना करता, देश काम से बनता है। एक और चीज़ जो मुझे कंफ्यूज करती है वो ये कि आप जब कुछ भी नियम बना रहे हैं, जैसे नियम बनाया गया कि सीनियर सिटीजन की अलग लाइन होगी, ठीक है, फिर जबकि ये नियम बहुत ही स्वाभाविक था, ये पहले ही बन जाना चाहिए था। दूसरा आपने नियम बताया कि आप कार्ड स्वाइप कर सकते हैं पेट्रोल पंप से और आपको नकद कैश मिल जाएगा, लेकिन अगर आज भी आप देखें सीनियर सिटीजन की कोई अलग लाइन नहीं होती। दूसरी बात, आप अगर पेट्रोल पंप में जाएं तो वहाँ लोग बोला जाता है कि हमें किस तरह के कोई ऑर्डर्स नहीं आए। ये कहाँ पर लूप होल कहाँ पर है? वही जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि सरकार जो फैसले लेती है टीवी पर उनका अनाउंसमेंट हो जाता है, ट्विटर पे आ जाता है, लेकिन जिन बैंकों को इम्प्लीमेंट करना है उन तक नहीं पहुंचता। और उससे भी बड़ी बात देखिए, आप बैंकों के पास तो ऑनलाइन सारा सिस्टम है, मेल के जरिए पहुंच सकती है सारी चीजें। जिन दूर दराज के गांवों के लिए आप फैसले ले रहे हैं उन ग्रामीणों तक नहीं पहुंचते। और बैंकों की मैं सवाल नहीं उठा रहा, वो लोग बहुत प्रेशर में काम कर रहे हैं, उनकी जो कार्यशैली का अंदाजा देखिए कि ये सरकार को फैसला क्यों करना पड़े कि महिलाओं के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए अलग लाइन होगी। ये तो कॉमन सेंस की बात है। जब इतनी ज्यादा भीड़ है, आप 2 काउंटर खोल दीजिए, एक में महिलाएं और सीनियर सिटीजन हो जाए, दूसरे में बाकी लोग हो जाए। तीसरी बात, फैसले
अमल में नहीं आ रहे हैं। जैसे पेट्रोल पंप की आपने बात कही, ये कहीं ना कहीं सिस्टम का फ्लॉ है। और मैं फिर कहूँ, देखिए मंशा सही थी और इसको आप प्रधानमंत्री की विफलता से ज्यादा अपने सिस्टम की विफलता माने। इस फैसले को अमल करना था आरबीआई के लोगों को, आरबीआई के सिस्टम को, और आरबीआई के साथ डिस्कशन के साथ ये बात लागू ही होगी। तो आरबीआई को और बैंकिंग सिस्टम को अपनी क्षमताएं और अपनी खामियां दोनों सरकार को बतानी चाहिए थी कि हम ये कर सकते हैं और ये हम नहीं कर पाएंगे। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के अगर सरकार ये अमल करती तो इस तरह की अफरा तफरी की स्थिति नहीं आती। और ये 12 दिन बाद भी अगर लाइनें कम नहीं हो रही हैं या कम हो रही हैं तो कैश खत्म होने की वजह से हो रही हैं। हम इस भ्रम में ना रहे कि कतारें छोटी हो गई हैं, जिस तरह का प्रचार भी किया जा रहा है बीजेपी या कुछ लोगों द्वारा। कतारें इसलिए कम हो रही है कि कैश खत्म हो रहा है। इस स्थिति से युद्ध स्तर पर निपटने की जरूरत है, क्योंकि जैसे जैसे हालात लंबे खिंचेंगे, हालात संवेदनशील होंगे, चुनाव नजदीक है कुछ राज्य में, कई निहित स्वार्थी तत्व इन हालात का गलत फायदा भी उठा सकते हैं, हालात बिगाड़ भी सकते हैं, और कई जगह इस तरह की स्थितियां देखने में आ रही हैं। बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं लूप होल जरूर है, एक कम्युनिकेशन जो गैप कहा जा सकता है वो कहीं ना कहीं बना हुआ है। और बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। यूपी के रण को फतेह करने की कोशिश में तमाम पार्टियां जुट गई हैं। आज इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी आज आगरा में परिवर्तन रैली को संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। रैली में प्रधानमंत्री दोपहर 1 बजे पहुंचेंगे। आगरा के कोठी मीना बाजार मैदान में आयोजित इस रैली में 2 लाख से भी अधिक भीड़ जुटने की संभावना है। रैली स्थल पर पैरा मिलिट्री फोर्स, एटीएस और एसपीजी के जवान मुस्तैद रहेंगे। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से रैली स्थल पर जैमर लगाए गए हैं। इससे 2 घंटे तक वहां मोबाइल नेटवर्क ठप रहेगा। माना जा रहा है कि मोदी आगरा की धरती से एक बार फिर नोटबंदी समेत अन्य मसलों पर विपक्ष को जवाब देते हुए पूरे देश को संबोधित करेंगे। मोदी की आगरा में नवंबर 2013 के बाद ये पहली आम सभा होने जा रही है। और इसी खबर पर विक्रम मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विक्रम, क्या प्रोग्राम है आज प्रधानमंत्री मोदी का पूरा? नरेंद्र मोदी आज आगरा पहुंचेंगे और 2013 के बाद ये पहली सभा होगी जिसमें तकरीबन 2 लाख से ज्यादा व्यक्ति जो हैं वो यहां पर मौजूद होंगे। नोटबंदी और इस तरीके से जो तमाम चीजें हैं, सर्जिकल स्ट्राइक, इनके बाद तमाम जो चीजें केंद्र सरकार की तरफ से की गई हैं तमन्ना, उसके बारे में कहीं ना कहीं वो विरोधियों को बताएंगे, विरोधियों को चेताएंगे और जनता को भी इस बारे में बताएंगे कि आखिर ये तमाम कदम क्यों उठाए गए। आपको याद होगा कि गाजीपुर में अभी कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी की रैली थी। गाजीपुर में भी उन्होंने आरटीआई मैदान से भी नोटबंदी को लेकर के और किस तरीके से इसकी आवश्यकता महसूस हुई, इसको लेकर के सर्जिकल स्ट्राइक की क्यों जरूरत महसूस हुई, इसको लेकर के इन तमाम मसलों पर उन्होंने रायशुमारी किया हुआ था। कहीं ना कहीं साफ तौर पर आगरा में इस आम सभा का एक और उद्देश्य है, क्योंकि मिशन 2017 करीब है। 2017 के पहले पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो कहीं ना कहीं गढ़ माना जाता है बहुजन समाज पार्टी का, उस किले को भेदना है और वहां से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना है। पीएम मोदी लगातार इस मसले को लेकर के, चाहे वो पूर्वांचल हो, पश्चिमांचल हो, इन तमाम मसलों को लेकर के वो अब रैलियां शुरू कर दिए हैं। नवंबर महीना है और नवंबर महीने में वो इनकी ये दूसरी रैली है। इसके पहले गाजीपुर में रैली थी और रैली में वो तमाम उन चीजों के बारे में वो चर्चा करेंगे जो जनता को रूबरू कराएंगे। दूसरी अहम बात यह है कि आगरा से उन तमाम मसलों को लेकर के भी चर्चा की जाएगी, जानकारी दी जाएगी, जिसको आने वाले दिनों में क्रियान्वयन किया जाएगा कि आखिर मिशन 2017 में अगर बीजेपी जीत के आती है तो क्या स्वरूप होगा, क्या प्रारूप होगा और किन किन मसलों को लेकर के वो तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे। ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के तमन्ना कहीं ना कहीं बातचीत होगी। शेड्यूल जो है वो तकरीबन 11:30 बजे के आसपास पीएम मोदी जो है वो आगरा में मौजूद होंगे, आगरा पहुंच जाएंगे और तकरीबन 2 घंटे तक वहां पर 1 घंटे 20 मिनट का जो नरेंद्र मोदी का जो मिशन यूपी है वो आज आगरा पहुंचेगा और आगरा से वो एक रैली को संबोधित भी करेंगे। और अब तक आपने प्रधानमंत्री मोदी को देशवासियों से मन की बात करते सुना होगा, लेकिन अब उनके सेनापति अमित शाह भी उनके रास्ते पर चलते नजर आ रहे हैं। शनिवार को अमित शाह ने कॉलेज के छात्रों से यूपी के मन की बात कही, जहां उन्होंने कहा कि पार्टियों ने काम करने का सिद्धांत जो है खत्म कर दिया है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वो विकास की राजनीति को समझें। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर कटाक्ष किया। उन्होंने यूपी के मन की बात में नोटबंदी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले से काला धन खत्म होगा। नोट बैन को लेकर उन्होंने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा।
और एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे संवाददाता विक्रम मिश्रा का। विक्रम, जिस तरह से नोटबंदी जब से हुई है, तमाम रैलियां आप देख लीजिए, तमाम जनसभाएं देख लीजिए, जिनको भी बीजेपी की नेताओं ने संबोधित किया है, वहां नोटबंदी का जो मामला है उसका जिक्र जरूर आया है। कहीं ना कहीं बीजेपी अगर इसको लेकर पॉजिटिव है, तो कहीं ना कहीं आशंका भी बनी हुई है कि जो लोग हैं वो इससे प्रभावित हुए हैं। देखिए, सीधे तौर पर तमन्ना, क्योंकि जनहित से जुड़ा हुआ मामला था, जनहित के बीच का मामला है, लोग अपने कामों को छोड़ करके अब एटीएम और बैंकों के कतारों में लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस मसले को लेकर के आशंकित जरूर नजर आ रही है। यही कारण है कि तमाम रैलियों में, चाहे वो प्रधानमंत्री की रैली हो, कल अमित शाह की जो रैली थी बीबीडी में, उन तमाम जगहों पर कहीं ना कहीं इस मसले को लेकर के जिक्र जरूर किया जा रहा है कि आखिर नोटबंदी की आवश्यकता क्यों महसूस की गई। दूसरी तरफ सफाई भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से दी जा रही है कि नोटबंदी को लेकर के हम लोगों ने कौन कौन सी तमाम चीजों को पार पा लिया, चाहे वो पॉलिटिकल जिस तरीके से डर्टी पॉलिटिक्स होती थी उसको लेकर के बातचीत की जाए, नक्सलियों को जिस तरीके से फंडिंग होती थी, आतंकियों को जिस तरीके से फंडिंग होती थी उसको चर्चा किया जाए। इन तमाम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो, प्रदेश अध्यक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी के, इसके अलावा पीएम मोदी जो हो, ये तमाम लोग जो हैं इन सभी मसलों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं, जनता को बता रहे हैं कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई। तमन्ना जी। और विक्रम, जिस तरह से अमित शाह ने कल युवाओं से संवाद किया और यूपी के मन की बात की, तो जाहिर तौर पर एक तरह से टारगेट समझा जाए इसे यूथ वोट बैंक पर। है कि इलेक्शन में जिस तरीके से पूरा का पूरा सिनारियो जो है वो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यकों के बीच हो चुका है, उसमें सबसे बड़े जो फैक्टर के तौर पे उभर के आ रहा है वो आ रही है महिला वोटर, और इसके साथ में युवा वोटर जो है वो तमाम लोग जो है वो सामने आ रहे हैं। तो लाजमी है कि कहीं ना कहीं युवाओं को लुभाने को लेकर के भारतीय जनता पार्टी उनके बीच जा रही है, और उनको जिस तरीके से अमित शाह कल आते हैं, अमित शाह आने के बाद बीबीडी में एक कंसर्ट रखा जाता है, उस कंसर्ट में वो युवाओं से संवाद करते हैं और पूरे प्रदेश से जो युवा हैं वो उनसे सीधे रूबरू होकर के सवाल जवाब कर सकते थे। इन तमाम मसलों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने एक पक्ष साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में युवाओं को लुभाने को लेकर के और भी तमाम उन मसलों पर चर्चा की जाएगी। तमाम बड़े नेता जो है वो युवाओं से रायशुमारी करेंगे, चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में कमल का फूल तभी खिल सकता है जब महिलाओं का वोट और युवाओं का वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो। और यही कारण है कि तमाम चीजों को लेकर के, चाहे वो होर्डिंग्स और बैनर्स की बात किया जाए, तमन्ना, जिस तरीके से लगातार NH-91 के होर्डिंग और बैनर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार, अब जाहिर सी बात है इलेक्शंस नजदीक हैं तो बीजेपी अपना जो वोट बैंक है वो साधने की कोशिश कर रही है। आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी में प्रोफेसर रामगोपाल यादव की वापसी के बाद बर्खास्त किए गए अखिलेश के करीबी युवा नेताओं की भी घर वापसी तय मानी जा रही है। दरअसल शनिवार को कुल 7 बर्खास्त नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। इसके बाद इन सभी नेताओं को मुलायम सिंह ने माफीनामा सौंप दिया है। ये सभी युवा नेता मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के काफी करीबी माने जाते हैं। हालांकि अभी इस बात का ऐलान नहीं किया गया है कि ये नेता कब वापस पार्टी में शामिल होंगे, लेकिन जल्द ही समाजवादी पार्टी इस पर औपचारिक घोषणा जो है वो कर सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि 22 नवंबर को नेताजी का जन्मदिन है और उसी दिन बर्खास्त नेताओं पर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। विक्रम, एक बहुत ही छोटा सा सवाल पूछेंगे। 22 नवंबर नेताजी का बर्थडे, उस दिन एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन है और 7 बर्खास्त जो नेता है उनकी भी घर वापसी हो सकती है, उनकी भी दोबारा एंट्री हो सकती है। क्या कहेंगे 22 नवंबर कितना अहम? देखिए, निश्चित तौर पर रामगोपाल यादव की जिस तरीके से वापसी हुई है, रामगोपाल यादव के बाद से अरविंद यादव जो उनके भांजे हैं वो जाते हैं मुलायम सिंह यादव से मिलने के लिए, और तमाम जो बर्खास्त नेता हैं वो लोग जाते हैं, मुलाकात करते हैं। मुलाकात करने के बाद कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव का रुख भी जो है वो उनके ऊपर मुलायम नजर आता है। तो साफ तौर पर 22 नवंबर का दिन जो है, क्योंकि अभी तक कहीं से भी समाजवादी पार्टी की ओर से कोई भी प्रेस विज्ञप्ति नहीं आई है जिसमें उनकी बर्खास्तगी का वापसी ली गई हो, तो निश्चित तौर पर 22 नवंबर का वो दिन अहम हो सकता है कि ये तमाम बर्खास्त नेता जो हैं वो पार्टी में वापस हो सकते हैं और इनको फिर से मैदान में जाने का मौका मिल सकता है, क्योंकि मिशन 2017 बिल्कुल सिर पर खड़ा है और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को बिल्कुल किसी भी तरीके का अंदर संतोष। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम। आप बने रहिए हमारे साथ, आप पर अपडेट लेते रहेंगे हर खबर पर। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आजम खान और राजभवन की फिर तकरार तेज हो गई है। आजम ने बयान देकर निशाना साधा है और कहा है कि अगर राम नाईक को राजनीति का शौक है तो फिर वो रामपुर सीट से आकर चुनाव लड़े। और एक बार फिर से विक्रम का रुख करते हैं। विक्रम, आपसे डिटेल में जानना चाहेंगे पूरी खबर क्या है?
देखिए, आजम खां जो है अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियां बटोरते रहते हैं। तमन्ना ये शुरू से ही रहा हुआ है और राजभवन और आजम खां के बीच की तकरार अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि साफ तौर पर आजम खां ने जिस तरीके से राम नाईक के ऊपर फिर से अपने शब्द बाण चलाए हैं, शब्द बाण में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर राजनीति करनी है राम नाईक को तो वो रामपुर की सीट छोड़ देंगे, रामपुर की सीट से आकर के वो चुनाव लड़ें। कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह जाहिर करता है कि सरकार और राजभवन के बीच में स्थिति जो है वो काफी बेहतर नहीं है, क्योंकि नगरीय विकास मंत्री हैं आजम खां और आपको याद होगा कि महापौरों की जो एक तरीके से पूरी की पूरी जो कटौती हुई थी या फिर उनका जो पावर था उसमें जो कट ऑफ किया गया था वो साफ तौर पर राजभवन की ओर से किया गया था। उसको लेकर के अभी भी टीस जो है आजम खां की वो निकल नहीं पाई है। तो निश्चित तौर पर ये तमाम मसले जो है आजम खां की ओर से साफ तौर पर सामने आते रहते हैं और आने वाले दिनों में चूंकि मिशन 2017 करीब है, ये तमाम चीजें जो है और भी सामने देखने को मिलेगी। और इसके साथ में आजम खां जिस तरीके से लगातार अपने बयानों को लेकर के सुर्खियों में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर जाहिर करता है कि अभी भी संबंध जो है वो सामान्य बिल्कुल नहीं है। विक्रम, तो चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो अभी चुनाव 2017 में है, आगे आगे देखिए होता है क्या। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के सभी मुंबई ऑफिसेज को सील कर दिया गया है। कल देर रात तक एनआईए की टीम ने तहकीकात की और 12 लाख नकद रुपए और कुछ संदिग्ध कागजात बरामद किए, जिसे जाकिर नाइक के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। कोर्ट में ये सबूत भी पेश किए जाएंगे। और इसी खबर पर हमारी संवाददाता स्वीटी उदमुलल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वीटी, अपडेट क्या है इस खबर पर, क्या कुछ नया हुआ? जी बिल्कुल, कल सुबह से ही जो है एनआईए की टीम मुंबई आई थी और मुंबई के सारे जो ठिकाने थे आईआरएफ के, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के, इन सारे ऑफिसेस पर उन्होंने अपना सर्च ऑपरेशन जारी किया। और कल रात तक ये जो सर्च ऑपरेशन था, तलाशी थी, वो जारी थी। 12 ठिकानों पर जो है ये सर्च ऑपरेशन किया गया। एनआईए की टीम मुंबई की, दिल्ली की साथ में थी, साथ में दिल्ली से जो इनकम टैक्स के ऑफिसर थे उन्हें भी बुलाया गया था। तो काफ़ी बड़े पैमाने पर जो है ये रेड ऑपरेशन चल रहा था। हालांकि जाकिर नाइक के खिलाफ जो है पुख्ता सबूत एक तरफ से सरकार जो है वो इकट्ठा कर रही है, क्योंकि कैबिनेट की तरफ से डिसीजन आया है कि 5 साल के लिए इस जाकिर नाइक की जो संस्था है इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, इनको भड़काऊ भाषण, देश के खिलाफ युवाओं को उकसाने का जो मामला है वो दर्ज हुआ है। अनलॉफुल एक्टिविटीज के तहत धाराएं जो है वो दर्ज हुई है। तो ऐसे में जो है एनआईए की टीम सक्रिय हो चुकी है और मुंबई में जितने भी ऑफिस थे जाकिर नाइक के, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के, वो जो ऑफिसेस है उन्हें अब सील कर दिया गया है। तो अभी जाहिर सी बात है जो इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के जो भी व्यक्ति होंगे, जो भी कर्ता धर्ता होंगे, उन्हें अब कोर्ट में जाकर ही परमिशन लेनी होगी और उसके बाद ही जो है ये ऑफिसेस खुल पाएंगे। वहीं बताया जा रहा है कि 12 लाख रुपए जो है एनआईए की टीम ने बरामद किए इस सर्च ऑपरेशन के दौरान, और साथ ही में कोई संदिग्ध डॉक्यूमेंट्स थे जो इंक्रिमिनेटिंग थे उन्हें भी अपने कब्जे में लिया है। तो आने वाले दिनों में जो है एनआईए ये जरूरी होगा एनआईए के लिए जाकिर नाइक के खिलाफ, क्योंकि उन्हें सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। तो ऐसे में कोर्ट में ये जो सबूत उन्होंने इकट्ठा किए हैं वो जमा करने होंगे। तो आने वाले दिनों में ये भी हो सकता है कि लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जो है इसके लिए भी वो याचिका करे एनआईए, क्योंकि जाकिर नाइक जो है वो अब यूएई में है। तो जाहिर सी बात है कि उन्हें भारत में फिर से वापस लाने की कोशिश की जा रही है। तो इसी को देखते हुए जो है अब सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। तो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट आने वाले दिनों में जो है कोर्ट में दर्ज हो सकती है एनआईए की तरफ से। तो ऐसे में जो है एक शिकंजा ही कसा जा रहा है जाकिर नाइक के खिलाफ, क्योंकि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के जरिए वो जो युवाएं थे, युवाओं को उकसाते थे क्योंकि वो आईसिस ज्वाइन करे। तो ऐसे में जो है अब एनआईए की टीम ने धीरे धीरे जो है सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। झारखंड में सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन मामले पर सरकार के खिलाफ एक बार फिर विपक्ष पुरजोर आंदोलन के मूड में है, जिसके मद्देनजर पूरी तरह मोर्चा खोल दिया है और जेवीएम, आरजेडी, जेडीयू और वामपंथी दलों ने संयुक्त रूप से 23 नवंबर को विधानसभा का घेराव करने का निर्णय किया है। जैसा कि झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस सत्र को दौरान सरकार एक्ट में संशोधन कर विधेयक पारित करने की पूरी कोशिश कर रही है। वहीं सरकार के इस कोशिश में दबाव बनाने के लिए विपक्ष ने सत्र के दौरान ही सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध की तैयारी में लग गई है। और इसी खबर पर और जानकारी के साथ जो हमारे साथ सहयोगी हमारे जुड़े हुए हैं रफी शामी सीधे रांची से। जी रफी, क्या है पूरी खबर और ताजा अपडेट आपसे जानना चाहेंगे।
जी, झारखंड की अगर बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में जितनी भी विपक्षी पार्टी है, कांग्रेस, जेवीएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेडीयू, आरजेडी, सभी एक बार फिर एकजुट होकर के झारखंड सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं। जैसा कि झारखंड में रघुवर सरकार ने सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन को लेकर के इस जो विधानसभा सत्र चल रहा है, शीतकालीन सत्र जो चल रहा है झारखंड में, उसमें पास करने की पूरी तरह से तैयारी में है, पूरी जुगड़ में है। उसे के खिलाफ लगातार विपक्ष आंदोलन करता चला आ रहा है और सत्र से पहले भी विपक्ष ने कई बार आंदोलन किया है एकजुट होकर के। अब चूंकि विधानसभा सत्र चल रहा है और सत्र के दौरान विपक्ष एक बार फिर एकजुट हुआ है और एकजुट होकर के सरकार के खिलाफ पुरजोर आंदोलन की रूपरेखा तैयारी की है, जिसके मद्देनजर 23 तारीख को विपक्ष जो है वो विधानसभा का घेराव करेगा और साथ ही साथ झारखंड सरकार को ये दबाव देने की कोशिश करेगा झारखंड सरकार पर कि सीएनटी एसपीटी एक्ट में जो संशोधन की बात कर रही है सरकार या इस सत्र में जो पारित करने की मन बनाई हुई है उसे ना करे, ताकि राज्य में जो अशांति फैली हुई है वो ना हो। पूरी तरह से विपक्ष तैयार है और लगातार विपक्ष अब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ज्यादा तेवर में दिख रहा है और लगातार सरकार को चेतावनी भी देता चला आ रहा है कि अगर सरकार इस एक्ट में संशोधन करती है तो पूरी तरह से राज्य को में चक्का जाम कर दिया जाएगा, पूरी तरह से राज्य को डिस्टर्ब कर दिया जाएगा, पूरी तरह से राज्य में उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसके तहत जो है 23 तारीख को झारखंड विधानसभा का घेराव है विपक्ष के सभी पार्टियों के द्वारा। इसकी जी चलिए रफी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो झारखंड की खबरों के साथ हमारे संवाददाता राफी सामी जुड़े हुए थे। तो चलिए आज के लिए वेकअप जिंदगी में इतना ही, लेकिन कल आपसे फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।